हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, ईपीएफओ एग्जामिनेशंस के लिए अब सिर्फ 35 डेज का टाइम बचा है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, एंड द क्लॉक इज टिकिंग वेरी फास्ट। तो क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए इस लास्ट के एक महीने के अंदर? वो एस्पिरेंट्स जो एक लंबे टाइम से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड दोज एस्पिरेंट्स हु हैव रिसेंटली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, कैसे लास्ट 35 डेज में अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाएंगे, इसी बात को हम आज की इस वीडियो में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज द एजेंडा फॉर दिस वीडियो? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नो दैट वी हैव टू बैलेंस आवर रिवीजन विद द कवरेज ऑफ द सिलेबस दैट इज रिमेनिंग टू बी कवर्ड। यानी कि हमें अपनी रिवीजन करनी है उन सब्जेक्ट्स की जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके साथ हमें अपने नए कंपोनेंट जो अभी कवर नहीं किए गए हैं उनको कवर भी करना है लास्ट 35 डेज में। कैसे ये बैलेंस बनाया जाएगा इसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट्स जो बहुत क्रूशियल होते हैं सिलेक्शन के लिए, उसे किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर कंपोनेंट के, हर सब्जेक्ट के कौन से हैं जिनको प्रायोरिटी में हमें कवर करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट दी मेथड्स फॉर रिटेनिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जिसकी बहुत सारी क्वेरीज हमें आती है कि बहुत सारा डेटा जो हमें याद करना पड़ेगा, लोगों के नाम, जगहों के नाम, ईयर्स हमें याद करने पड़ते हैं, लॉज में सेक्शंस, आर्टिकल्स हमें याद करने पड़ते हैं। ये सारी चीजें लास्ट के 1 मंथ के अंदर याद करना बहुत जरूरी है। कैसे ये काम करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट। एंड फाइनली वी विल टॉक सम मोटिवेशनल टॉक्स, कुछ ऐसी बातें जो आपको लास्ट के 35 डेज के अंदर डिमोटिवेट होने से बचाएं और आपके मोटिवेशन को बरकरार रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट रिवीजन एंड योर सिलेबस कवरेज, उसका बैलेंस कैसे बनेगा। यहां पर दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो। पहली कैटेगरी है वो उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑलरेडी जो सिलेबस कवर कर लिया है वो 60% से ज्यादा है, यानी कि पेंडिंग सिलेबस इज लेस देन 40%। आपके 2, 3, 4 कंपोनेंट से ज्यादा कंपोनेंट अभी बचे नहीं है कवर करने, मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपने कवर कर लिया है। तब तो आपको रिमेनिंग सिलेबस को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस 35 डेज के अंदर आप अपना टाइम इस तरीके से एलोकेट करें कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस विच इज लेस देन 40%, इसको आप कवर करें, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी थोड़ी लेट स्टार्ट की है, आपका सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी भी कवर नहीं हुआ है, आपके 5-6 कंपोनेंट जो हैं वो अभी भी कवर नहीं हुए हैं, बिल्कुल आपने नहीं पढ़े हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिमेनिंग सिलेबस का है उसको पकड़ना है। यू कैन नॉट कवर द रिमेनिंग सिलेबस इन द रिमेनिंग टाइम। सिर्फ 30 दिनों के अंदर, 35 दिनों के अंदर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप रिमेनिंग पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। अगर वो कवर करने जाओगे तो आपकी रिवीजन इससे इंपैक्ट होती है, तो ये चीज आप पहले समझ लीजिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। पहली चीज क्या है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम 50-50 इन रिवीजन एंड सिलेबस कवरेज। अगर आप पेंडिंग सिलेबस को पूरा कवर करना चाहते हैं तब आपको अपनी रिवीजन का जो आवर्स हैं और जो आपकी नए सिलेबस को कवर करने के आवर्स हैं वो लगभग बराबर रखने की जरूरत है। एक चीज यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बहुत ज्यादा सिलेबस पेंडिंग था तो वहां सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं, और वो भी आप उतने ही टाइम में कवर कर रहे हैं जितना आप रिवीजन को टाइम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यू हैव टू गिव डेली 2 आवर्स एट लीस्ट फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड है। मैथ्स और इंग्लिश को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, करंट अफेयर्स की कवरेज बहुत वास्ट होती है, तो यहां पर आपको लगभग डेली 2 घंटे देने की जरूरत है, और इसी 2 घंटे के अंदर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे मैथ्स इंग्लिश की, और करंट अफेयर्स को रिवाइज भी करेंगे, उन्हें नए जो करंट अफेयर्स है वो कवर भी करेंगे। इसके बाद अपनी जो रिविजन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की करनी है, चाहे वो जीएस की हो, आईआर, लेबर लॉ, अकाउंट्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, ये सभी सब्जेक्ट्स की जो रिविजन है वो शेड्यूल्ड मैनर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन किया मैंने कोई सब्जेक्ट उठा के उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। आप प्रायोरिटी वाइज अपने टारगेट्स बनाएंगे, आप प्रायोरिटी वाइज रिवीजन का टाइम एलोकेट करेंगे। मैथ्स एंड इंग्लिश क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्योंकि साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, लेकिन मार्क्स के टर्म्स में ये रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा देते हैं, ठीक है। आपको कम समय के अंदर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। आईआर एंड लेबर लॉ उसके बाद, और उसके बाद आपका जीएस के सब्जेक्ट्स। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि शेड्यूल्ड रिवीजन आपकी होनी चाहिए। आप 35 डेज में अगर 2-2, 3-3 घंटे दे रहे हो सिर्फ रिवीजन के लिए, तो वहां आप प्लान बनाकर चलिए कि कितने दिन के अंदर पॉलिटी खत्म हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, कितने दिन में मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, कितने दिन में साइंस रिवाइज करेंगे, और यहां पर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, करंट अफेयर्स, इसको आप प्रायोरिटी में लेकर के जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से अगर शेड्यूल नहीं हुआ रिवीजन का तो रिवीजन जो है वो आपकी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी 35 डेज के अंदर। आपको हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट वंस रिवाइज जरूर करना है, और उसमें भी वो सब्जेक्ट जो ज्यादा अच्छी प्रायोरिटी में है उनको अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सके तो और बेटर है। तो एक शेड्यूल जरूर बना करके रिवीजन को करिएगा, ठीक है। इसके बाद ये ध्यान रखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले रिवाइज होंगे। जैसे अगर आप पॉलिटी की रिवीजन करने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप चैप्टर वाइज चलें। वहां अगर आपको लगता है कि यार पार्लियामेंट के प्रोविजंस को याद करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, वो मेरे वीक है, तो पहले उसको रिवाइज करो।
अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स मुझे नहीं याद हुए हैं तो पहले उसको रिवाइज करो। टॉपिक्स चूज करके आप उसको रिवाइज करेंगे, वो टॉपिक्स जो आपके वीक हैं और वो टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इसके बाद टाइम एलोकेशन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो 2 घंटे तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स, मैथ्स, इंग्लिश को आपको देने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 घंटे कह रहा हूं मैं। इसके बाद 3 घंटे आपकी रिवीजन चल रही है, 3 घंटे आपका जो है न्यू टॉपिक्स की कवरेज हो रही है। जैसे मैंने कहा 50-50 का रेशियो है। इफ यू आर स्टडिंग फॉर मोर देन 8 hours, if you are studying for more than 9 hours in a day, जो कि इस टाइम पर आप कर सकते हैं, बहुत सारे जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं, तो ये जो टाइम लिमिट है इसको आप बढ़ा भी सकते हो। यहां पर जो रिवीजन का 3 घंटा है वो आप शेड्यूल करके चलोगे। पहले 4 दिन जो है हम लेटेस्ट से पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम साइंस के लिए 5 दिन एलोकेट कर रहे हैं, 2 दिन एलोकेट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कवरेज ऑफ द सिलेबस। अगर न्यू टॉपिक्स की कवरेज की बात हो रही है, अगर मैंने अभी तक लेबर लॉज नहीं पढ़े हैं लेकिन लेबर लॉज को पढ़ना मैं जरूर चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो 3-3 घंटे कितने दिन में मैं लेबर लॉज कवर कर लूंगा, वो शेड्यूल आपका तय होना चाहिए और फिर उस शेड्यूल से आप हट नहीं सकते। अगर वो शेड्यूल आप मीट नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, यू विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, राइट। इसके बाद मॉक टेस्ट जरूर प्लान करिएगा। विदाउट मॉक टेस्ट द सिलेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। सिलेबस कवरेज के हिसाब से आपके मॉक टेस्ट के शेड्यूल 3 तरीके के होंगे। पहला क्या होगा कि अगर आपने पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है, यू वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर, सो ऑलरेडी यू हैव कवर्ड द एंटायर सिलेबस, मे बी यू हैव आल्सो रिवाइज्ड इट वंस, तो अब आपको सैटरडेज एंड संडेज 2-2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत है। आपके एग्जाम भी एपीएफसी का और ईओएओ का 2 शिफ्ट के अंदर है, तो आप सैटरडेज को 2 एग्जाम देंगे, संडे को 2 एग्जाम देंगे, यानी कि वीकेंड में 4 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आप देने वाले हैं और उसके एनालिसिस भी आप इन्हीं दोनों दिन में करेंगे। सो ये दोनों दिन जो है वो आपके मॉक टेस्ट को पूरी तरीके से डिवोट होंगे, क्योंकि यहां पर आपको नया सिलेबस कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करनी है रिमेनिंग 5 डेज के अंदर। अगर आपका 40% से ज्यादा सिलेबस कवर हो 60% ज्यादा सिलेबस कवर हो चुका है, 40% से कम जो सिलेबस है वो पेंडिंग है, तो अब आपको सैटरडेज एंड संडेज को 1 मॉक टेस्ट डेली देना है, यानी 2 मॉक टेस्ट आप देंगे। और अगर आपका पेंडिंग सिलेबस जो है वो 40% से ज्यादा है तो आप सिर्फ संडेज को 1 मॉक दीजिए और वो जो रिमेनिंग टाइम है उसको अपनी सिलेबस कवरेज में आप डिनोट कर सकते हो। तो यहां पर ध्यान रख लो, अगर कवरेज बहुत अच्छी है, ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, तो मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ा दो। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करिए। अगर अभी भी कुछ टॉपिक्स बचे हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस बचा है कवर करने के लिए, तब भी एटलीस्ट आपके पास जो 4 वीकेंड बचे हैं, 5 वीकेंड बचे हैं, उसमें एटलीस्ट 2 आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। एंड अगर सिलेबस का सिग्निफिकेंट पोर्शन अभी पेंडिंग है तो उसको कवर करने में आपका ऑब्वियसली ध्यान होना चाहिए और आप वीकेंड में 1 मॉक टेस्ट फिर भी जरूर देंगे। इन मॉक टेस्ट का बहुत फायदा होता है दोस्तों। आप प्लीज इसको अंडर एस्टिमेट करके एग्जाम के अंदर मत जाइएगा। वहां जाकर के जब आप एग्जाम हॉल में अपने साथ लोगों को देखेंगे जो बहुत काम माइंड से एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं, सारे के 120 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो वहां उनकी मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो उनको बहुत मदद करती है। इसका आप ध्यान रखें। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू आइडेंटिफाई। इफ यू हैव नॉट येट आइडेंटिफाइड देम, तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों हमने एनालाइज किए हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम के अंदर, ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस हैं कि उन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको दोबारा एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिलते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दी EduTap has provided you with this important collection of all the previous years questions with their solved answers। और ये APFC के 2002, 4 और 2012 और 2015 के एग्जाम है, EOAO के 2017, 2021 के एग्जाम है। तो ये सारे एग्जाम्स के 120 के 120 क्वेश्चन विद देयर सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल रहते हैं। ये बैनर आपको नीचे दिख ही रहा है, इस बैनर में आपको पता चल रहा है कि ये सारे जो PYQs हैं किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो ये PYQs को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। जब आपको फ्री में अवेलेबल है और पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है तो इनको जरूर एक बार कंसल्ट करके जाइए एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना है। एज वी टोल्ड कि लर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें आप याद करेंगे तो कंफ्यूजन का स्कोप बढ़ जाता है। मल्टीपल रीडिंग के थ्रू बहुत सारे लोग जो है अपनी मेमोरी को शार्प करते हैं। बार बार आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को पढ़ते रहेंगे तो यस वो चीजें आपके माइंड में इंप्रिंट हो जाती हैं, बट समटाइम्स दिस इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव वे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय आपका जाता है चीजों को बार बार पढ़ने में। तो कुछ इफेक्टिव तरीके और हैं। आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म्स बना करके इवेंट्स की क्रोनोलॉजी को याद किया जाता है। जो
लेट अस से अगर हिस्ट्री के अंदर आपको कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट लीडर्स को याद करना है, तो आप उनके फर्स्ट नेम्स के फर्स्ट जो लेटर्स हैं उनका एक कलेक्शन बना करके एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, उससे उसको याद करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट फॉर्म से याद कर लीजिए, या फिर अपने रियल लाइफ के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं, या आपकी रियल लाइफ में होने वाले इवेंट्स हैं, उसे किस तरीके से कोरिलेट करके आप लोग अपनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट से मॉक दीजिए। लेट अस से अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो जिसमें आपसे पूछा गया है अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ पानीपत वॉर, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद आपसे लिस्ट के अंदर आपको पूछा गया है अबाउट द कर्नाटिक वॉर नंबर 3, अबाउट द एंग्लो मैसूर वॉर नंबर 1, इस तरीके से आपको 3-4 वॉर दे दिए गए और बोला गया है कि बताइए इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू आर नॉट क्लियर इन योर माइंड कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, तो आप अपने माइंड में एटलीस्ट कुछ सोचते हैं, आपने वो पढ़ा हुआ है, आप कुछ लॉजिक लगाते हैं, आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। अब जो आपने याद किया हो सकता है वो सही है या गलत है, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद जब उसका सॉल्यूशन आप देखोगे और आप देखोगे कि आपने गलती कहां पर की है, तब आपको वो सारे वॉर्स की क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से याद हो जाती है। बिकॉज वंस यू आर थिंकिंग अपॉन समथिंग और आपको उसका वे आउट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप उसके बाद जाकर के देखो कि मैं जो सोच रहा था उसमें क्या गड़बड़ थी और करेक्ट आंसर क्या है, तो वो चीज आपको बहुत लंबे समय तक नहीं भूलती है। तो आप अगर मॉक्स देते हो, प्रैक्टिस करते हो ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, वहां कुछ अपना माइंड चलाते हो, लॉजिक लगाते हो एंड उसके बाद सॉल्यूशंस पढ़ते हो और करेक्ट वे क्या था, करेक्ट प्रोसेस क्या था वो आइडेंटिफाई करते हो, तब जाकर के आपको वो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। फ्लो चार्ट्स का एक वे होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं स्कीम्स के प्रोविजंस को याद करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को याद करने के लिए। यहां पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कैसे दूसरी चीजें लिंक होती हैं वो एक वर्चुअल या एक ग्राफिकल फॉर्म में आप देखते हो, तो वो चीज आपको काफी लंबे समय तक याद रहती है। किसी भी तरीके से आप करें, लेकिन आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस लास्ट टाइम पे बहुत याद करने की जरूरत है। हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर और जो आईआर और लेबर लॉज के अंदर प्रोविजंस हैं, वो सारे फैक्चुअल डेटा आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर ये डेटा आपको याद रहा तो बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलता है एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। फाइनली द थिंग इज मोटिवेशन। इतना सारा काम लास्ट 35 डेज के अंदर करना बिना मोटिवेशन के पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखो, कछुए खरगोश की कहानी तो सुनी है आपने, राइट? एंड ये टाइम आपकी मैराथन का लास्ट लेग है। लास्ट लेग में कैसी परफॉर्मेंस आपकी रहती है, आप थक करके सो जाते हो खरगोश की तरह, ओवर कॉन्फिडेंस में आपका मोटिवेशन हल्का पड़ जाता है खरगोश की तरह, या फिर आप टॉर्टोइस की तरह, कछुए की तरह बिल्कुल एंड तक लगे रहेंगे, उतनी मेहनत करते रहेंगे। ये डिसाइड करेगा कि आपकी पोडियम फिनिश होने वाली है, आपको कोई रैंक मिलने वाली है या नहीं। कंसिस्टेंसी आपकी लगातार बनी रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इवन स्केड्यूल के साथ आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। अपना स्केड्यूल जो है वो आप सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, अपनी जो डेली लाइफ का रूटीन है, किस समय आप उठ रहे हैं, किस समय आप सो रहे हैं, आप खा कैसे रहे हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारा जो डिसिप्लिन है आपकी लाइफ में इस टाइम पर मेंटेन रहना चाहिए। एंड प्लीज रिमेंबर, कई बार टारगेट के बहुत क्लोज होने पर भी लोग अपना जो टारगेट है वो भूल जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, थक जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा अगर क्लोज आप एक हीरे की खान के हो तो बिल्कुल इतना सा 35 डेज का डिस्टेंस में थक कर अगर आप पीछे चले गए तो पिछले कुछ महीनों की, सालों की जो मेहनत है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। सो प्लीज ध्यान रखो, इस टाइम का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। मैं एक इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग में हमने एक चीज जरूर सीखी है कि आप चाहे पूरे सेमेस्टर में जितना पढ़े या ना पढ़े, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले जो पढ़ाई आप करते हैं वो पढ़ाई ही आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा मदद करती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट एक महीने के अंदर जो चीजें आप पढ़ोगे, जो चीजें आप रिवाइज करोगे, वही चीजें आपको एग्जाम के अंदर बहुत बहुत ज्यादा जो है मदद देने वाली हैं। तो ये सारी ज्ञान की बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ छोटी मोटी बातें आपको जरूर इंपॉर्टेंट लगी होंगी और आप इस लास्ट 35 डेज के अंदर अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एकदम टर्बो मोड पे लेकर जाओगे। किसी भी तरीके की मदद, कोई भी डाउट है आपका, कोई भी क्वेरी है, कोई गाइडेंस चाहिए आपको, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स, रिलेटेड टू एकेडमिक्स या रिलेटेड टू योर स्ट्रैटेजी, आप प्लीज एल्यूटैप को कांटेक्ट करिए। विदाउट एनी कॉस्ट हम उसके लिए आपको मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और मुझे उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।